हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी वीडियो देखना चाहें, कितनी बार भी देखना चाहें, किसी भी क्लास का देखना चाहें, कहीं पे भी, तो आपको ये 100% फ्री मिलेगा। और यहाँ पर मिलने वाला कंटेंट वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है, क्योंकि जब हम अच्छा पढ़ेंगे तभी हमें अच्छे से याद रहेगा और अपने एग्जाम्स भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी अच्छी कंटेंट और फ्री एजुकेशन के साथ आज का वीडियो लेकर आई हूँ। आज का वीडियो है हमारा CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मॉक टेस्ट पेपर। मैं आपको कराती हूँ हिंदी, यानी हिंदी लैंग्वेज का जो हमारा CUET का पोर्शन है उससे जो रिलेटेड हमारा आज का मॉक टेस्ट पेपर है। क्या है हमारा मॉक टेस्ट पेपर नंबर 18। तो अभी तक आपको 17 करा चुकी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों। तो यहाँ इस पेपर को शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जो इस पेपर के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और हर टेस्ट पेपर के पहले मैं बता रही हूँ। पहली चीज़ ये है कि इस पेपर में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 प्रश्न करने हैं। ठीक है, समय रहेगा आपके साथ 45 मिनट, यानी 45 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल ये क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का आपके पास रहेगा। साथ ही अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसके लिए भी माइनस मार्किंग है, आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसके लिए आपको मार्क्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, साथ ही जो आपने पहले सही किया है उसमें से आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। इसलिए आंसर देते समय बहुत सावधानी बरतिए। समय कम है तो आपको एक ही बार में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। पहला है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? हम कहाँ करते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, या कहीं भी। तो सही क्या है? हम पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है? हिंदी संस्थान द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता? हिंदी गौरव सम्मान, कबीर सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान। तो जो हम नहीं देते वो है कबीर सम्मान। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 और 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब ये 8 भेद कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्तवाच्य है? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जहां पर क्रिया का बोध सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा होता है, यानी कर्ता द्वारा कार्य संपन्न किया जा रहा है। ये हमारा कर्तवाच्य होता है। तो क्या है? भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जा रही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर जो पहला वाक्य देख रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करता है, ये कर्तवाच्य है। दूसरा हमारा कर्मवाच्य है, और तीसरा भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जा रही है, ये भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वह कल घर जाएगा। वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है? वह कल घर जाएगा। तो यहां पर हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कल होने वाला है, यानी अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है, आगे समय में होगा। तो ये होगा भविष्य काल। तो सही, भविष्य काल। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो भूतकाल के भेद होते हैं 6। कौन कौन से 6 हैं? देखिए, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो ये होते हैं भूतकाल के 6 भेद। नेक्स्ट आते हैं, मेहतरानी का पुल्लिंग शब्द है। मेहतरानी, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मेहतर, मेहतर, राजा, मेहत या मेहतरा। तो यहाँ पर मेहतरानी का जो पुल्लिंग शब्द है वो होगा मेहतर। निम्न में से कौन बहुवचन नहीं है? अब आपको बताना है क्या है जो बहुवचन नहीं है। लोग,
प्राण, घर घर या तिथि। तो यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोगों की बात हो जा रही है। प्राण, प्राण अपने आप में बहुवचन शब्द है। घर घर, तो यहाँ घर घर बहुवचन है, कई घरों की बात हो रही है। तिथि, तिथि सिंगल होती है, ये ध्यान रखिए। तिथि, यहाँ पर तिथियों की बात, अगर तिथि तिथियों होता तो बहुवचन होता। तिथि शब्द जो है वो हमारा क्या है, वो बहुवचन नहीं है, वो एक वचन है। नेक्स्ट है अपने पराई की भावना वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। अपने पराये की भावना, तो यहां पर कारक कौन सा आपको दिख रहा है? यहां पे कारक है हमारा संबंध कारक। क्यों? संबंध कारक की पहचान है का, की, के, रा, री, रे। ये हमारा संबंध कारक की पहचान होता है, जहां पर संबंध प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? जब पानी बरसता है वो क्या है? तो अंडरलाइन कर लीजिए इस वाक्य को, जब पानी बरसता है ये क्या है? ये एक पदबंध है तो सही है। समस्त पद है? नहीं। विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है? तो यहां पर क्या है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, यानी कि यहां पर क्रिया की जो है वो विशेषता बताई जा रही है। कहा? जब पानी बरसता है, तो क्रिया की विशेषता, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है यानी मेढक के बोलने की जो क्रिया संपन्न हो रही है, इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि जब पानी बरस रहा है तब मेढक बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जब पानी बरसता है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा का बहुवचन है। महात्मा शब्द, महात्मा, महात्माएं, महात्माओं या महात्माएं। तो यहां पर महात्मा का बहुवचन होगा महात्माओं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए आप यहां पर देखोगे, ये हमारा निर्देशक चिन्ह है, ये अल्प विराम है, ये प्रश्नवाचक है, ये योजक है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे पे हम यहां पर बोल रहे हैं दिन रात, ठीक, फिर उसके बाद हम बोलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? हम बीच में ये चिन्ह लगाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये होते हैं हमारे योजक चिन्ह, ठीक है। तो यहां पर सही हमारा ये वाला है, दो को जोड़ने के लिए जो हम लगाते हैं वो कहलाता है योजक चिन्ह। नेक्स्ट आते हैं, उड़ती तीर लेना या उड़ता तीर लेना। इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का? भागते हुए पकड़ लेना, उड़ती चिड़िया को पकड़ लेना, अकारण मुसीबत मोल लेना या सोच विचार में पड़ना। तो उड़ता तीर लेना का तात्पर्य होता है बिना कारण मुसीबत मोल लेना। वो मुसीबत मेरे लिए नहीं थी लेकिन तब भी हमने उसको अपने ऊपर ले लिया। नेक्स्ट है, शब्द दुरंत में कौन सा उपसर्ग है? दुरंत। तो यहां पर जो आएगा वो है दु, दुर, दुरन या दु। तो यहां पर वो है आपका दुर। तो ये कैसे लगेगा आपको मैं बता दूं, ये होता है दुर, दुर प्लस अंत, ठीक है। ये इसका विग्रह है, ये इसका जो है आपका आ जाएगा, ये पूरा शब्द बन के आ रहा है नया शब्द, दुर प्लस अंत मतलब दुरंत। नेक्स्ट होता है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? अब हमें यहां पर बताना किसमें प्रति नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हो प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न। तो यहां पर जो नहीं है, अब इसका विग्रह आप बोलोगे प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होता है? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। दूसरा है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। फिर क्या है? प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रच्छन्न। प्रच्छन्न में जो है वो प्रति नहीं लगता है, यहां पर क्या लगता है? प्र प्लस छन्न। क्या होता है? प्रा प्लस छन्न। इसका विग्रह क्या है? देखिए, प्रा प्लस छन्न ये होता है। ये हमने बाकी के विग्रह आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का क्या? पर्यायवाची नहीं है। नीरधर, अरवण,
अवधि, नीर निधि। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है हमारा नीरधर, वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। नीरधर जो है वो बादल, मेघ का पर्यायवाची होता है जिसमें पानी भरा। नीरधर मतलब पानी जहां रहता है। तो यहाँ पर बादलों या मेघ के लिए नीरधर पर्यायवाची इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अपयश, बदनामी, अकीर्ति, अनादर, अपकीर्ति। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है अनादर। अनादर जो है अपमान का पर्यायवाची होता है। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन मतलब क्या होता है? मेहमान, पैर, पत्थर या पर्वत। तो पाहन का पर्यायवाची हुआ पत्थर। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? अब हमें यहाँ देखना है जो सबसे सही है वो बताना है। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमका ही अपना मानता हूं। फिर है यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो इसमें सबसे उपयुक्त वाक्य है आपका लास्ट वाला। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि, लेकिन तब भी मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो यहाँ पर यद्यपि के साथ हम तथापि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बहुत से शब्द ऐसे हैं जो पेयरिंग के साथ सही है। जैसे जैसे के साथ वैसा होता है, जो के साथ वो होता है। तो हम जो के साथ वह तो नहीं लगाएंगे ना। तो उसी तरीके के साथ यहाँ पर तथापि के साथ हमेशा यद्यपि या यद्यपि के साथ तथापि शब्द लगता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। अब हमारे पास दिया गया है 4 वाक्य, इसमें सही वाक्य की खोज हमें करनी है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। फिर है तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो इसमें जो सही सेंटेंस है वो है मेरा पहला, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। फिर निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। क्या है? वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो। यहाँ पर अशुद्ध मात्रा मतलब गलत ढूंढना है। ये सच्चे इंसान है। तुम तो अपना काम करो और ये सच्चे इंसान है। तो यहाँ पे जो गलत वाक्य है वो है हमारा गा। तुम तो अपना काम करो। तो यहाँ पे क्या होगा सही वाक्य? तुम अपना काम करो। तुम तो नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य अगर इसको हम देखें तो तुम अपना काम करो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन क्या है? तालव्य व्यंजन वो होते हैं जो हमारे तालु से निकलते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। तो सही हमारा क्या है? खा। नेक्स्ट आते हैं कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है। रा, ला, सा या डा। तो ये हमने आपको बताया था जो वर्ण घोष नहीं होता वह है सा। नेक्स्ट है किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे की हंसी और उसके दांत के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ बच्चे से प्यार को जताया जाता है वहां पे कौन सा रस होता है? वहां हमेशा वात्सल्य रस होता है। तो सही हमारा क्या होगा? घा होगा, वात्सल्य रस है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल, आप लोग अगर तिथि जानते हैं तो याद रखिएगा शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण मतलब काला और शुक्ल मतलब श्वेत। तो यहाँ पर सही क्या होगा? काला कृष्ण, असत्य या श्यामल। तो शुक्ल का विलोम है कृष्ण। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान मतलब आप जा रहे हैं। आगमन, गमनागमन, निगम या निर्गम। तो यहाँ प्रस्थान का जो विलोम होगा वो है आगमन। प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा गलत है विलोम में। आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बंध, मुक्त, नूतन, सनातन। तो जो गलत है वो है हमारा लास्ट घा, नूतन सनातन। नूतन मतलब होता है नया और सनातन मतलब जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए ये क्या कहलाया? यहाँ पर ये शब्दयुग गलत है। फिर है भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी है? हम इन तीनों अलग अलग है लेकिन इसके लिए हम एक अनेकार्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है? अली, अंत, अनंता या आकार। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अली। अली भौरे के लिए भी इस्तेमाल होता है, कोयल के लिए भी इस्तेमाल होता है और सखी के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्या है?
कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अतिथि, अच्युत, अनुरूप या अब्ज। तो ये अनेकार्थी है हमारा अच्युत का। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या बात करना। तो एक मुंह दो बात का तात्पर्य है अपनी बात से पलट जाना। ये मतलब हमने जो बात कही थोड़ी देर बाद हमने बोले हमने तो नहीं किया, ये बात नहीं है, ये मत नहीं है, हम अपने बिल्कुल अपोजिट उस बात से हो जाए। तो ये होगा एक मुंह और दो तरह की बात, पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहा। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या है? पानी पीना फिर जात पूछना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना और आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछने का तात्पर्य है काम निकल जाने के बाद सोचना। अंडे का शहजादा, यह हमारा मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। समूहवाची शब्द की पहचान कीजिए, मतलब जहां पर समूह हो पूरी तरीके से, उस शब्द का हमें पहचान करनी है। लेखक गण, पानी, भय, दान। तो यहां पर जो समूहवाची शब्द है वह है हमारा लेखक गण, क्योंकि लेखक एक है लेकिन गण मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन नहीं है? पैसे, छाता, गायें, पुस्तक। तो आपको देख के ही लग गया होगा पैसे बहुवचन है, गायें बहुवचन है, पुस्तकें भी बहुवचन है, और जो नहीं है वो है छाता। यहाँ पर एक छाते की बात हो रही है। अब क्या पूछा गया? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला, वा की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है हमें प्रश्न संख्या 36 से 46 तक के बीच में हर प्रश्न में एक सेंटेंस या एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको 6 भागों में, उस वाक्य को 6 वाक्यांशों में बांट दिया गया अलग अलग भाग में, और इसका पहला और आखिरी यानी कि पहला और छठा भाग अपनी जगह निश्चित है। बीच के 4 क्रमों को भाग नाम दिया गया है या, रा, ला, वा। अब क्या है, वो सही क्रम में नहीं है, हमको उसे सही क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम हमें सही करना है। इसको किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखेंगे। ये देखिए हमारे पास 6 वाक्यांश दिए लेकिन ऑप्शन तो 4 होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आदिकाल से रीतिकाल तक, और वे औसत पाठक की स्मृति से नहीं टकराती। तो यहाँ पर ये और ये दोनों ही हमारे क्या हैं, डिसाइडेड है, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना। अब हमें व्यवस्थित क्या करनी है, ये बीच के 4 को हमें अरेंज करना है। ये सही क्रम में नहीं है, मतलब हम पहले से लेकर छठे तक अगर पढ़ें तो वाक्य हमें सीरियल में लगना चाहिए, मगर बीच के 4 हमारे सीरियल में नहीं है और हमें उन्हीं को सीरियल में करना है। सबसे पहले हम सारे वाक्यों को पढ़ेंगे, सारे वाक्यांशों को पढ़ेंगे। क्या है, आदिकाल से रीतिकाल तक की, लेकिन अपनी रचनाशीलता और स्फूर्ति के साथ वे साहित्य इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं। उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार के रूप, साहित्य परंपरा में मीराबाई एकमात्र, वे औसत पाठक की स्मृति से नहीं टकराती। तो अब आप यहाँ देखोगे कि बीच का हमने पूरा वाक्य पढ़ा, तो आपको ये अरेंज नहीं लगाना, सही वाक्य नहीं लगाना। अब हमें इसी को अरेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए, आदिकाल से रीतिकाल तक की, अब की के बाद हमारा कौन सा आएगा कि साहित्य परंपरा में मीराबाई एकमात्र, उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार के रूप में साहित्य इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं, लेकिन अपनी रचनाशीलता और स्फूर्ति के साथ वे औसत पाठक की स्मृति से नहीं टकराती। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर सेट कर लिया, अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है, वा, दूसरा है ला, तीसरा है रा, और फिर है या। तो मतलब बीच के हमारे उल्टे हैं, तो हमने इसको सीधा कर लिया। ठीक है, अब हम इसी ऑर्डर में इस पूरे वाक्य को एक बार फिर पढ़ते हैं। क्या है,
आदिकाल से रीतिकाल तक की साहित्य परंपरा में मीराबाई एकमात्र उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार के रूप में साहित्य इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं, लेकिन अपनी रचनाशीलता और स्फूर्ति के साथ वे औसत पाठक की स्मृति से नहीं टकराती। तो ये हमारा ऑर्डर निकल आया वा ला रा या। जो चेक करते हैं, देखिए कहां पर है, वा ला रा या, यानी कि हमारा खा ये सही होना चाहिए और एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के, अब हमारे पास फिर से देखिए पहला और आखिरी डिसाइडेड है, ठीक है। क्या है, भारत के सालों में अचानक कई गुना और कई स्तरों साथ अमेरिका के सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध पिछले 10 पर बढ़ गए हैं। तो यहां पर अब इसे में पूरा अरेंज करना है, तो क्या है, भारत के साथ अमेरिका के, तो यहां पर आया सबसे पहले ला, साथ अमेरिका के संबंध पिछले 10 सालों में अचानक कई गुणा और कई स्तरों नहीं यहां पर हो जाएगा व्यापारिक, हाँ नहीं सॉरी, भारत के साथ अमेरिका के संबंध पिछले 10 सालों में अचानक कई गुना और कई स्तरों सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारी पर बढ़ गए। तो यहाँ पर जो सही आ रहा है वो क्या है, भारत के साथ अमेरिका के सांस्कृतिक। तो यहाँ भारत के साथ अमेरिका के, तो यहाँ पे रा के बाद जो आ रहा है, भारत के साथ अमेरिका के ला आएगा हमारे के साथ अमेरिका के सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध पिछले 10 सालों में अचानक कई गुना और कई स्तरों पर बढ़ गए हैं। ये इसका हमारा सही ऑर्डर निकल आया। देखिए क्या है, फिर से पूरा मैं बढ़ती हूँ। भारत के साथ अमेरिका के सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध पिछले 10 सालों में अचानक कई गुना और कई स्तरों पर बढ़ गए हैं। ऑर्डर निकाल लिया, चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पर, रा ला वा या। तो यहाँ पर आ रहा है रा ला वा या, तो गा हमारा सही होना चाहिए। देखते हैं, गा एकदम सही है। तो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। आगे और भी है, चलिए करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही पैटर्न है हमारा, सिर्फ 6 वाक्यांश हैं जिनमें पहला और आखिरी वाक्यांश हमारा डिसाइडेड है, उनकी प्लेस अपनी जगह रहेगी। अब बीच के जो 4 वाक्यांश हैं उन्हें हमें सेट करना है। अच्छा, आप सभी को पता है कि आपका ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर पे आप एग्जाम दोगे, तो हमेशा एक रफ पेन या पेपर लेकर बैठिएगा ताकि इस तरह के प्रश्नों में आप ऑर्डर जो है लिखकर डिसाइड कर सकें, मतलब इनके ऑप्शंस को, जैसे हम यहाँ करते हैं सेम वैसी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है क्या है, हिंदी में दलित लेखन, उनमें से एक यह था कि स्त्री को दलित ने अपने शुरुआती दौर से जिन प्रश्नों को हल करना चाहा माना जाए या नहीं। तो सबसे पहले आपको पूरे सारे वाक्यांश पढ़ लेने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब एक बार सारे वाक्यांश पढ़ लोगे तो ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे। अब इसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो क्या है, हिंदी में दलित लेखन ने अपने शुरुआती दौर से, तो यहाँ पर क्या आया, ला, ने अपने शुरुआती दौर से जिन प्रश्नों को हल करना चाहा, फिर हमारा आ रहा है करना चाहा, उनमें से एक यह था कि स्त्री को दलित, तो अब यहां पर क्या आया, या और फिर रा, उसमें से एक यह था कि स्त्री को दलित माना जाए या नहीं। तो अब हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया। एक बार फिर से पूरा हम पढ़ते हैं। हिंदी में दलित लेखन ने अपने शुरुआती दौर से जिन प्रश्नों को हल करना चाहा उनमें से एक यह था कि स्त्री को दलित माना जाए या नहीं। तो ये ऑर्डर डिसाइड कर लिया। चेक करते हैं क्या है, ला वा या रा, तो का हमारा सही होना चाहिए। देखिए सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आगे कई सारे प्रश्न हैं, इनको हम हल करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से उसी तरीके से है हमारा, 6 वाक्यांश है, पहला और आखिरी का प्लेस अपनी जगह डिसाइड है। अब हमें बाकी के बीच को 4 को अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें सारे वाक्यांशों को पढ़ना है एक बार। आज के युग में मीडिया ने ही वैश्वीकरण को
आकार दिया है और वैश्वीकरण ने ताकत का आकलन करना आसान नहीं है, दुनिया को एक बाजार बना दिया। अब ये बीच के जो 4 ऑर्डर्स हैं इनको हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले वाक्यांश से शुरू करेंगे। आज के युग में मीडिया की ताकत का आकलन करना, लाया ताकत का आकलन करना आसान नहीं है। तो वाह हो गया, आसान नहीं है। मीडिया ने ही वैश्वीकरण को, या हो गया, आकार दिया है और वैश्वीकरण ने दुनिया को एक बाजार बना दिया है। तो यह आखिरी आ गया ला। तो ये हमारा ऑर्डर था। सारे पूरे वाक्य को ज्वाइन करके एक बार पढ़ते हैं। आज के युग में मीडिया की ताकत का आकलन करना आसान नहीं है, मीडिया ने ही वैश्वीकरण को आकार दिया है और वैश्वीकरण ने दुनिया को एक बाजार बना दिया है। अब इसका ऑर्डर एक बार चेक करेंगे क्या है, ला, वा या रा। तो हमारा होना चाहिए खा। तो एक बार चेक करें खा, ये देखिए खा एकदम हमारा सही निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह का प्रश्न है। क्या प्रश्न है, फिर वही हमारा पहला और आखिरी जो हमारा वाक्यांश डिसाइड है अपनी जगह पर, और अब हमें क्या करना है, बीच के 4 वाक्यांशों को अरेंज करना है। भिन्न भिन्न अवसरों, रोजमर्रा के क्रियाकलापों, परंपरा की जड़ की विस्तृत और समृद्ध गाए जाने वाले इन लोकगीतों, भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए लोकमानस में गहरे तक धसी हुई है। तो अब यहाँ पर इसको ऑर्डर डिसाइड करना है। तो सबसे पहला हमारा वाक्यांश है भिन्न भिन्न अवसरों, रोजमर्रा के क्रियाकलापों, भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर पहला क्या आया हमारा, वा। भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए गाए जाने वाले इन लोकगीतों। तो नेक्स्ट आया ला, गाए जाने वाले लोकगीतों की विस्तृत और समृद्ध, यहां पर आया रा। परंपरा की जड़, या लोकमानस में गहरे तक धसी हुई है। तो ये हमारा ऑर्डर था, निकाल लिया हमने। फिर से पूरे वाक्य को एक बार पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न अवसरों, रोजमर्रा के क्रियाकलापों, भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए गाए जाने वाले इन लोकगीतों की विस्तृत और समृद्ध परंपरा की जड़ लोकमानस में गहरे तक धसी हुई है। तो ये हमारा सही ऑर्डर था, निकाला है हमने। अब चेक करेंगे क्या दिया है, वा, ला, रा, या। वा, ला, रा, या, यानी कि का हमारा आना चाहिए। देखिए का हमारा एकदम सही निकल। अब नेक्स्ट आते हैं, सेम वही क्वेश्चन उसी तरह का है, ठीक है। 6 है, पहला और आखिरी अपनी जगह पर डिसाइडेड है। 4 बीच के अरेंज करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें पूरे वाक्यांश पढ़ने हैं। लोक की परंपरा, संस्कृति को ही लोक, विचार, रीति रिवाज करने वाले साहित्य आदि को संरक्षित और संवर्धित साहित्य कहा जाता है। तो ये हमारे 6 वाक्यांश थे। अब इनको ऑर्डर देंगे। सबसे पहले से शुरू करते हैं। लोक की परंपरा, संस्कृति, विचार, रीति रिवाज। अब यहाँ क्या आएगा, विचार, रीति रिवाज आदि को संरक्षित और संवर्धित। तो आया नेक्स्ट वा, को संवर्धित करने वाले साहित्य, ला, को ही साहित्य कहा, को ही लोक साहित्य कहा जाता है। तो ये हमारा ऑर्डर था। अब इसको हमें क्या करना है, फिर से एक बार हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे। लोक की परंपरा, संस्कृति, विचार, रीति रिवाज आदि को संरक्षित और संवर्धित करने वाले साहित्य को ही लोक साहित्य कहा जाता है। अब इसमें क्या आएगा देखते हैं। यहां पर है रा, वा, ला, या, यानी कि गा निकल रहा है हमारा। देखते हैं गा, ये देखिए गा का ऑर्डर आ गया हमारा एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न है, ठीक है। हमारे 6 वाक्यांश हैं जिसमें पहला और आखिरी हमारा अपनी जगह पर है। फिर उसके बाद आते हैं बीच के 4 अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम, हम पहले पूरे वाक्यांश पढ़ेंगे। यह आस्था ही है को टूटने नहीं देती, जो विकट परिस्थितियों में बल्कि अटल विश्वास के इस स्फुरण से
थके हारे व्यक्ति के विश्वास जीवन जीने की कला सिखाती है। अब इसको हमें करना है, तो सबसे पहले क्या है, यह आस्था ही है। क्या है, यह आस्था ही है जो विकट परिस्थितियों में, तो पहला क्या आया, रा, जो विकट परिस्थितियों में थके हारे व्यक्ति के विश्वास, वाह, को टूटने नहीं देती, या बल्कि अटल विश्वास के इस स्फुरण से जीवन जीने की कला सिखाती है। अब फिर से पूरा पढ़ते हैं। यह आस्था ही है जो विकट परिस्थितियों में थके हारे व्यक्ति के विश्वास को टूटने नहीं देती, जो बल्कि अटल विश्वास के इस स्फुरण से जीवन जीने की कला सिखाती है। तो ये हो गया रा, वा, या, ला। तो चेक करते हैं कहाँ है भाई ये, रा, वा, या, ला, यानी कि घा, हमारा घा एकदम सही होना चाहिए। ये देखिए घा का ऑर्डर हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, सेम उसी पैटर्न में है। क्या है भाई, देखते हैं। तो 6 वाक्यांश है, पहला और आखिरी अपनी जगह सेट है। अब बीच के 4, तो सबसे पहले सारे वाक्यांश पढ़ेंगे। मोबाइल और लैपटॉप को युवा वर्ग जितना कंफ्यूज्ड है, घूमता रहता आज का, हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखे, उतना इतिहास में कभी नहीं था। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्या है, मोबाइल और लैपटॉप को हर वक्त अपनी, क्या है, हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखे, घूमता रहता आज का युवा वर्ग जितना कंफ्यूज्ड है, उतना इतिहास में कभी नहीं था। अब फिर से पूरा वाक्य पढ़ते हैं। मोबाइल और लैपटॉप को हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखे, घूमता रहता आज का युवा वर्ग जितना कंफ्यूज्ड है, उतना इतिहास में कभी नहीं था। तो ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है हम देखते हैं, ला, वा, रा, या, यानी कि हमारा निकल रहा है का, एकदम सही। नेक्स्ट आते हैं, सेम वही पैटर्न है हमारा। इसमें 6 दिए हैं, जिसमें पहला और आखिरी अपनी जगह सेट है, बीच के 4 को हमें ऑर्डर में लगाना है। पहले सारे वाक्यांश पढ़ेंगे। जमींदारी व्यवस्था खत्म कर किसानों ने जमीन बांटने और बिना का काम उपनिवेशवाद ने समान नागरिकता देने, किसी भेदभाव के सभी को नहीं, राष्ट्रवाद ने किया है। तो ये हो गए हमारे। तो पहला ऑर्डर से शुरू करते हैं। जमींदारी व्यवस्था खत्म कर किसानों में जमीन बांटने और, यहां पर क्या आएगा, या, जमीन बांटने और बिना किसी भेदभाव के सभी को, वा, को समान नागरिकता देने का काम उपनिवेशवाद ने नहीं, राष्ट्रवाद ने किया है। तो ये ऑर्डर है हमारा। पूरा पढ़ते हैं। जमींदारी व्यवस्था खत्म कर किसानों में जमीन बांटने और बिना किसी भेदभाव के सभी को वो समान नागरिकता देने का काम उपनिवेशवाद ने नहीं, ये राष्ट्रवाद ने किया है। ये रहा ऑर्डर। चेक करेंगे, या, वा, ला, रा, यानी कि हमारा निकला खा। खा हमारा ऑर्डर सही है। नेक्स्ट आएंगे, सेम वही पैटर्न है हमारे पास में। अंग्रेजी शासन कायम तौर तरीके से गांव के लोग सूत्रपात हुआ उसके बिल्कुल अपरिचित थे, इसलिए होने के बाद जिस न्याय प्रणाली का अदालतों में उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। तो ये हमारे वाक्यांश हैं, जिसमें पहला और आखिरी अपनी जगह पर है। अब बीच के हमें सेट करने हैं, तो पहले वाक्यांश से पढ़ना शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासन कायम होने के बाद जिस नई न्याय प्रणाली का, तो क्या आया, वा, न्याय प्रणाली का सूत्रपात हुआ उसके तौर तरीके से गांव के लोग बिल्कुल अपरिचित थे, इसलिए अदालतों से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। तो ये ऑर्डर था। फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन कायम
होने के बाद जिस न्याय प्रणाली का सूत्रपात हुआ उसके तौर तरीके से गांव के लोग बिल्कुल अपरिचित थे, इसलिए अदालतों से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। अब इसका ऑर्डर हमारा है वा, रा, या, ला, यानी कि हुआ हमारा घा। घा हमारा सही होना चाहिए, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में भी सेम वही क्वेश्चन है उस तरीके का। क्या है इसमें? भारतीय सभ्यता की एक विशेषता किंतु आचार विचार रहन सहन में समरूपता लाने की गंभीर की जातिगत श्रेणियां तो थी, यह रही है कि उसमें ऊंच नीच कोशिश कभी नहीं की गई। तो इन 6 वाक्यांशों में हमारा पहला और आखिरी अपने ऑर्डर में है। अब बीच के हमें ऑर्डर में लेकर आने। क्या दिया है? भारतीय सभ्यता की एक विशेषता यह रही है कि इसमें ऊंच नीच में समरूपता लाने की गंभीर ऊंच नीच की जातिगत श्रेणियां तो थी। क्या थी? ऊंच नीच की जातिगत श्रेणियां तो थी, किंतु आचार विचार रहन सहन में समरूपता लाने की कोशिश कभी नहीं की गई। तो ये हमारा ऑर्डर था। एक बार पूरा फिर से पढ़ते हैं। भारतीय सभ्यता की एक विशेषता यह रही है कि इसमें ऊंच नीच की जातिगत श्रेणियां तो थी, किंतु आचार विचार रहन सहन में समरूपता लाने की गंभीर कोशिश कभी नहीं की गई। अब इसका ऑर्डर है हमारा वा, ला, या, रा, यानी कि हमारा निकला गा। देखिए गा हमारा एकदम सही आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है निर्देश 47 से 50 तक। हमारा क्या दिया है? नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 50 नहीं, 51 नहीं, 50 होगा। ठीक है, चुनकर दीजिए। हमारे पास गद्यांश है और गद्यांश को हमें ठीक से पढ़ना है और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो एक ही बार में हम पूरा गद्यांश अच्छे से समझेंगे। क्या है? परिश्रम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है, कहते हैं कि वो वृक्ष था जिसके सामने जाकर हम अगर अपनी कोई इच्छा प्रकट करें तो वो हमारी इच्छा पूर्ण कर दिया करता था, तो उसको हम बोलते थे कल्प वृक्ष। जीवन की कोई भी अभिलाषा परिश्रम रूपी कल्प वृक्ष से पूर्ण हो सकती है। यानी कि हम अगर परिश्रम करें तो हम, जैसे कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है, वैसे हम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। परिश्रम जीवन का आधार है, उज्जवल भविष्य का जनक और सफलता की कुंजी है। सृष्टि के आदि से उद्यतन काल तक विकसित सभ्यता और सर्वत्र उत्पत्ति परिश्रम का ही परिणाम है। आज से लगभग 50 साल पहले कौन कल्पना कर सकता था कि मनुष्य एक दिन चांद पर कदम रखेगा या अंतरिक्ष में विचरण करेगा? पर निरंतर श्रम की बदौलत मनुष्य ने उन कल्पनाओं एवं संभावनाओं को साकार कर दिखाया है। मात्र हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कदापि संभव नहीं होता। किसी देश, राष्ट्र अथवा जाति को उस देश के भौतिक संसाधन तब तक समृद्ध नहीं बना सकते जब तक कि वहां के निवासी उन संसाधनों का दोहन करने के लिए अथक परिश्रम नहीं करते। किसी भूभाग की मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, जब तक विधिवत परिश्रम उसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई नहीं होगी, अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो सकती। किसी किसान को कृषि संबंधी अत्याधुनिक कितनी ही सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, यदि उसके उपयोग में लाने के लिए समुचित श्रम नहीं होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं है। परिश्रम से रेगिस्तान भी अन्न उगलने लगते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमारी प्रगति की द्रुत गति भी हमारे श्रम का ही फल है। भांगड़ा नागल का विशाल बांध हो या श्री हरिकोटा के रॉकेट्स प्रक्षेपण केंद्र, हरित क्रांति की सफलता हो या कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका तैयार करना, प्रत्येक सफलता हमारे श्रम का परिणाम है और यह प्रमाण भी है। जीवन में सुख की अभिलाषा सभी को रहती है। बिना श्रम किए भौतिक साधनों को जुटाकर
जो सुख प्राप्त करने के फेर में है वह अंधकार में है, उसे वास्तविक और स्थायी शांति नहीं मिलती। गांधी जी तो कहते थे कि जो बिना श्रम किए भोजन ग्रहण करता है वह चोरी का अन्न खाता है। ऐसी सफलता मन को शांति देने के बजाय उसे व्यथित करेगी। परिश्रम से दूर रहकर और सुख में जीवन व्यतीत करने वाले विद्यार्थी को ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं, लेकिन वे हवा के हल्के झोंके से टह जाते हैं। मन में मधुर कल्पनाओं के संजोने मात्र से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो कहने का इस पूरे गद्यांश का तात्पर्य है कि परिश्रम से ही हर एक कार्य सफल हो सकता है। कार्य सिद्धि के लिए उद्यम और सतत उद्यम आवश्यक है। तुलसीदास ने सत्य ही कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। अर्थात इस दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज से ही बोने होंगे। आज बीज नहीं बोगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरा संसार कर्म और फल के सिद्धांत पर चलता है, इसीलिए कर्म की तरफ आगे बढ़ना होगा। यदि सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं, तब तक जुटे रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। अपना एक एक मिनट अपने लक्ष्य को समर्पित कर दें। काम में जुटने से आपको हर वस्तु मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं, सफलता, सम्मान, धन, सुख या जो भी आप चाहते हो। तो ये था हमारा पूरा गद्यांश जो परिश्रम के महत्व को हमें बता रहा था कि परिश्रम का महत्व कितना है। अब क्या है, गद्यांश में परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है, क्योंकि इससे भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं। परिश्रमी व्यक्ति वृक्ष के समान परोपकारी होता है। इच्छा दमन करने का बल प्राप्त होता है। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है। तो क्यों बताया गया है? क्योंकि व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है। कल्पवृक्ष जैसे हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वैसे ही परिश्रम द्वारा भी हम जो है अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहे गए कथन से स्पष्ट होता है कि भौतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है। संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है हमारा खा। संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है, यानी कि जो हमें प्राप्त है उससे अधिक अगर हम परिश्रम करें तो हमें और भी ज्यादा संसाधन का उपभोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में परिश्रम के प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं। भारत में गद्यांश में कई चीजें बताई गई हैं, परिश्रम के बल पर क्या क्या हासिल किया गया है। बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र। दूसरा है कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र और रेगिस्तान। तीसरा है कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र, हवाई पट्टियों का निर्माण। तीसरा है वृक्षारोपण, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा का, क्योंकि देखिए रेगिस्तान नहीं है, हवाई पट्टियों की भी बात नहीं हुई है और यहाँ पर वृक्षारोपण की भी बात नहीं है। जो हुआ है वो 3 एक में है, बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका और प्रक्षेपण केंद्र, यानी हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, भाखड़ा नागल बांध और कोविड-19 का रोकथाम टीका। तो ये 3 की बात की गई थी। नेक्स्ट है, सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर एक सतत उद्यम जो शब्द लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है। सतत मतलब लगातार, उद्यम मतलब परिश्रम। तो यहाँ क्या होगा, निरंतर तपता हुआ उद्यम, निरंतर परिश्रम करना, सतत उठते जाना या ज्ञान का सतत उद्गम। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है, निरंतर परिश्रम करना, यानी कि आप लगातार परिश्रम करते रहो। ये नहीं कि थोड़ा सा किया बैठ गए, थोड़ा सा किया बैठ गए, ये काम नहीं करना। हमें लगातार परिश्रम करना है, तभी हम अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये जो मॉक टेस्ट पेपर था यहाँ समाप्त हुआ। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस हल करने हैं। अभी और भी टेस्ट पेपर्स हैं, हम आगे लेकर आएंगे। तो जितना हम करा चुके हैं और जो हम लेकर आने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का एक पेज आपको दिखेगा,
सिंपल आपको क्या करना है, जहां पर ये CBSE K2 12 इंग्लिश लिखा ना, बस इसी में आप नीचे आ जाइएगा, तो यहीं पर आपको CUET मिल जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ CUET के सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जिनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब आपको करना क्या है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करना। जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी CUET हिंदी है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में CUET की पूरी प्लेलिस्ट होगी। सिंपल, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी टेस्ट पेपर पढ़ना है, MCQs देखने, जो कुछ भी देखना है, आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, जो डाउट्स हैं वो क्लियर करिए पूरी तरीके से। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनको देख के आपको जो भी पॉसिबल हो गया वो आपको उत्तर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अच्छे से तैयारी करनी है, और साथ एक काम और करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे आपका प्यार हम तक पहुंचता रहता है। और साथ कमेंट बॉक्स में भी अपने जो सजेशंस हैं वो आप हमें देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।